So we will be doing the topic shares today. When we say shares, share is a small denomination of the company. Now question arises why the company issues share. So shares are issued for the purpose in order to collect the money from the public. So when a company wants to establish itself or it want to expand or it want to open something new, तो उनको पैसों की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है. And the best way for the company is to issue shares in the market. So section 2 subsection 84 defines share means a share in the share capital of the company. कंपनी के कैपिटल का एक हिस्सा. And it includes stock. Stock word हम तब लेते हैं when shares are fully paid up. So there is a difference between a stock and the share. When we say share, that means they may not be fully paid up. But when we say stock, that means it is fully paid up. जैसे मान लो कंपनी ने 10 रुपए का शेयर इशू करा है और मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं. मैंने सारे 10 के 10 रुपए के हिसाब से 5000 शेयर्स खरीदे थे. तो 5000 इंटू 10 5000 इंटू 10 दैट इज 50,000. अगर मैंने टोटल पे कर दिया है कंपनी को तो मेरे लिए ये क्या है, कंपनी में स्टॉक है. तो कंपनी अपनी बैलेंस शीट में स्टॉक वर्ड तब दिखाती है जब उसके सारे शेयर्स या पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स फुली पेड अप हो चुके हैं, तो वो अपनी बैलेंस शीट में स्टॉक वर्ड रेफर कर सकते हैं. सो शेयर रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी. कितना इंटरेस्ट है मेरा, इंटरेस्ट इन द सेंस कि मेरा इंटरेस्ट कंपनी में होगा 5000 शेयर्स के लिए क्योंकि मैंने 5000 शेयर खरीदे हैं. मिस्टर एक्स ने 10,000 शेयर्स खरीदे हैं तो उसका इंटरेस्ट होगा सिर्फ 10,000 शेयर्स में, बाकी शेयर्स में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और ना ही कंपनी की कोई लायबिलिटी होगी बियॉन्ड दैट 10,000 और बियॉन्ड दैट 5,000 व्हिच आई हैव बॉट. So company is liable towards me for the amount and for the dividend on these 5,000 shares. Is this point clear? Yes, ma'am. Okay. So अगर हमने types of shares आगे पढ़ना है तो shares 3 तरह के होते हैं, preference, ordinary and deferred shares. Now ये अलग अलग हम डिटेल में करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये deferred shares आज की डेट में ये कम इशू होते हैं. डेफर्ड शेयर्स पहले इशू होते थे. These were fully paid up to the promoters in consideration for the services to the company with regards to its formation. एक्चुअल में ये काइंड ऑफ रिवॉर्ड है टू द प्रमोटर्स जिन्होंने कंपनी खड़ी करी है, जिन्होंने कंपनी को बनाया है. अगर नॉर्मली क्या होता है, प्रमोटर्स कंपनी में शेयर्स कुछ हिस्सा चाहते हैं तो वो शेयर्स कंपनी के लेते हैं, तो उन शेयर्स को फिर हम डेफर्ड शेयर्स का नाम देते हैं. लेकिन जो शेयर्स डायरेक्टर कंपनी के खरीदते हैं वो कंपल्सरी उनको खरीदना होता है, उनको हम क्वालिफिकेशन शेयर्स कहते हैं. तो whenever there is a word deferred share, that means कंपनी के प्रमोटर्स को वो एज अ रिवॉर्ड दिए गए हैं फॉर देयर सर्विसेज. लेकिन सेक्शन 43 of the Companies Act ये कहता है share capital of the company limited by shares shall be of 2 kinds only, equity and preference shares. जो लेटेस्ट अमेंडमेंट सेक्शन 43 की 2013 में हुई है वो ये कहती है कि सिर्फ 2 तरह के शेयर्स इशू किए जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स. अब ये कैटेगरीज खत्म कर दी गई हैं डेफर्ड शेयर्स. सेक्शन 43 सबसेक्शन बी डिफाइन करता है कि अब प्रेफरेंस शेयर्स हम किसे कहते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स हैं जिसमें शेयर होल्डर को एक प्रेफरेंशियल यानी एक प्रेफरेंस दी जाती है, प्रेफरेंशियल राइट है. कौन सा राइट कि उन शेयर्स पे उनको डिविडेंड दिया जाएगा उस रेट पे फिक्स करके जो रेट पहले से ही कंपनी ने अनाउंस किया था. जस्ट अ मिनट. Now let's suppose कंपनी ने जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए वो शेयर्स इशू किए थे, अनाउंस किया था 8%. इसका मतलब कंपनी एक फिक्स डिविडेंड देगी दैट इज 8%, ना इससे कम ना इससे ज्यादा. दूसरी प्रेफरेंस इनके पास होती है कि अगर कंपनी वाउंड अप हो रही है तो इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर्स का जो कैपिटल है वो वापस किया जाता है. आई होप ये टर्म क्लियर होगी सबको. Yes, ma'am.
So a share can be called a preferential shares if it enjoys both the preferential rights. So rule 9 subsection 1 क्या कहता है, एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स तभी इश्यू कर सकती है, और ये रूल सेक्शन 55 में भी प्रिस्क्राइब है कंपनीज एक्ट 2013 में, कि अगर कंपनी के आर्टिकल में ये लिखा है, उसने अपने इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा है कि वो प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करेंगे, तभी वो इन शेयर्स को इश्यू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले वो शेयर्स इश्यू करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कंपनी को जनरल मीटिंग में। ये रेजोल्यूशन पास के बिना कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती। Second, the company at the time of issue of preference shares has no subsisting default in the redemption of preference shares. यानी उनका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कि कोई पुराने प्रेफरेंस शेयर्स पड़े थे उस पर डिफॉल्ट हुआ है, उन्होंने पेमेंट वापस नहीं करी है, या कोई डिविडेंड ड्यू है पुरानी वो भी पेमेंट नहीं करी। अगर कोई भी पेमेंट ड्यू है तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते। So if the article of the company provides the preference shares may also be given the following rights, उनको कौन कौन से राइट्स मिलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जिनको प्रेफरेंशियल राइट्स का नाम दिया जाता है, ये भी अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है तभी मिलेंगे। फर्स्ट, टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट, कि वो सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के बाद बचता है। सेकेंड, टू रिसीव द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी अगर प्रीमियम पे शेयर्स इश्यू हुए हैं, अनाउंस किया गया है। थर्ड, उनका हक होगा टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस रिमेनिंग आफ्टर पेइंग द इक्विटी शेयर्स आर रिडीम्ड इन वाइंडिंग अप के केस में, कुछ भी बचता है सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को देकर फिर भी कुछ सरप्लस बचता है तो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उसमें से हिस्सा मिलेगा। फोर्थ, टू रिसीव द एरियर्स ऑफ डिविडेंड, कुछ भी उनके एरियर्स बकाया है, कोई पैसे बकाया है, कोई डिविडेंड उनका अमाउंट ड्यू है, तो वाइंडिंग अप के टाइम पे वो डिविडेंड उनको वापस कंपनी को करना है। एंड लास्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। ये सारे हक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेंगे, लेकिन तभी मिलते हैं अगर ये स्पेसिफिकली आर्टिकल में मेंशन है। लेकिन उसके अगर मेंशन नहीं है तो सिर्फ ये दो हक होते हैं इम्प्लाइड, वो क्या कि उनको डिविडेंड मिलेगा, दूसरा कैपिटल बाइंडिंग अप के टाइम पे इक्विटी शेयर से पहले उनका कैपिटल उनको वापस किया जाएगा। ये कुछ फीचर्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स के, और ये प्रेफरेंस शेयर्स की फॉलोइंग कैटेगरीज हैं। देयर आर 4 कैटेगरीज। रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपने सब पहले करे भी हुए हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो कुछ साल बाद रिडीम हो जाएंगे। देन इज इरिडीमेबल, अब आज की डेट में कंपनी ये इश्यू नहीं करती है, दे आर नॉट अलाउड। इरिडीमेबल होते हैं कि जब तक कंपनी बाइंड अप नहीं होगी ये कंपनी के शेयर्स रिडीम नहीं होंगे। डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक होते हैं क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिन पे डिविडेंड क्यूमुलेट होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा जब तक कंपनी वो सारे डिविडेंड को पे नहीं कर देती। जैसे फॉर एग्जांपल इस साल डिविडेंड कंपनी ने पे नहीं करा तो इस साल का एड अप हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, तो कंपनी को 2 सालों का नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा। सेकेंड टाइप इज नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब है अगर इस साल कंपनी ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा तो वो खत्म, यानी नेक्स्ट ईयर सिर्फ नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड ही पे किया जाएगा। थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। ये भी अगर कंपनी स्पेसिफिकली अनाउंस करेगी, मेंशन करेगी और एओए में लिखा होगा तभी उनको दिया जाएगा। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट दिया जाता है कि प्रॉफिट्स में वो पार्टिसिपेट करेंगे, उनको हिस्सा मिलेगा। नहीं तो अदरवाइज कॉमनली कंपनी ज्यादातर ये इशू करती है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, यानी शेयर होल्डर्स को सिर्फ डिविडेंड दिया जाएगा। एंड लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबल जिनको ये राइट दिया जाता है कि जब उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा या तो वो अपने पैसे ले लें या वो कन्वर्ट हो सकते हैं डिबेंचर्स में या इक्विटी शेयर्स में। दूसरी कैटेगरी होती है नॉन कन्वर्टेबल, यानी वो कन्वर्ट नहीं हो सकते, उनको सिर्फ उनका पैसा वापस मिलेगा। ये कौन सा टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है कंपनी पे डिपेंड है, कंपनी की चॉइस है कि वो कन्वर्टेबल देना चाहते हैं पब्लिक को कि नॉन कन्वर्टेबल देना चाहते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? यस मैम। Okay. So I have just explained you what are redeemable, irredeemable, cumulative, non-cumulative, participating, non-participating, convertible and non-convertible shares. ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, किसी को कोई डाउट?
ओके, एक पॉइंट है यहाँ पे आई विल हाईलाइट कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का क्वेश्चन ये राइज होता है, टाइम पीरियड क्या होगा? मैक्सिमम 20 इयर्स तक के शेयर्स इशू हो सकते हैं, इससे ज्यादा के नहीं। इसी रीजन के कारण कंपनीज एक्ट 2013 में ये लिखा गया, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच आर इररिडीमेबल। ये एक्ट कहता है इररिडीमेबल नहीं इशू हो सकते, मैक्सिमम सिर्फ 20 इयर्स तक के शेयर्स इशू हो सकते हैं, नहीं तो सालों साल कंपनी विल गो ऑन एंड ऑन। वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो जनरेशंस में कम एंड गो, फादर एंड पेरेंट्स में कम एंड गो, आगे उनके बच्चे आ जाएंगे तब भी कंपनी चलती जाएगी, तो उनको तो प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे ही नहीं मिलेंगे वापस। तो इसीलिए अब कंपनीज एक्ट ने ये रूल हटा दिया है इररिडीमेबल का, तो मैक्सिमम सिर्फ 20 इयर्स तक के शेयर्स इशू हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू इक्विटी शेयर्स, एनीवन हु कैन एक्सप्लेन व्हाट आर इक्विटी शेयर्स? मैम इक्विटी शेयर्स बेसिकली वो होते हैं मैम, जब जो कंपनी होती है उन्हें प्रॉफिट तभी होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। और हमेशा जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको इक्विटी से ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, उन्हें डिविडेंड पहले गिवन होता है, दिया जाता है क्योंकि उनका फिक्स होता है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को तभी प्रॉफिट होता है जब जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। ओके, लेकिन फिर भी लोग इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाते हैं एंड इक्विटी शेयर्स बहुत जल्दी मार्केट में बिकते हैं, हालांकि वो एक्सपेंसिव भी होते हैं एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स। व्हाई? मैम एक्चुअली जब हम इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं एट दैट टाइम हम लोग एक कंपनी के बेसिकली एक ओनर बन जाते हैं क्योंकि हमारा शेयर आ जाता है उसमें। और मैम इक्विटी शेयर होल्डर्स को बेसिकली ओनर्स कहा जाता है एक तरह से। यस, गुड। Equity shareholders are referred as owner of the company. These shares do not have the preference regarding the claim for dividend or return to capital. हालांकि ये दो preferences preference shares को ही मिलते हैं, उनको dividend claim नहीं कर सकते, वो अपना capital return नहीं कर सकते because they are the risk bearing shares. But the value of these shares fluctuates according to the performance of the company. एक कंपनी अगर अच्छी जा रही है तो सारे डिविडेंड देके खर्चा निकालकर whatever remains that is the share of the equity shareholders. हालांकि उनको कोई रेगुलर डिविडेंड नहीं मिलता, but they are very happy that they will get capital appreciation. उन्होंने जो पैसा लगाया है, मान लो 2 लाख की इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं, 10 साल बाद कंपनी अगर बहुत अच्छी चलेगी तो ये 2 लाख का सीधा 20 लाख बन जाएगा। So इसी रीजन के कारण those who want to take the risk and have the capacity to take the risk, तब वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि it cannot have the preference of preference shares. उनको प्रेफरेंस तो नहीं है, वाइंडिंग अप के टाइम पे उनको लास्ट में इक्विटी शेयर मिलता है, लेकिन उनको इतनी अच्छी कैपिटल एप्रिसिएशन मिलती है that they forget about all the risk they are taking. इसके अलावा 43 सेक्शन 43A 43B डील करता है प्रेफरेंस शेयर से, 43A डील करता है इक्विटी शेयर से। दैट सेज इक्विटी शेयर्स भी दो तरह के हो सकते हैं, विद वोटिंग राइट्स या फिर विद डिफरेंशियल राइट्स। यानी अगर आप वोटिंग के साथ कुछ डिविडेंड भी ऑफर करना चाहती है कंपनी, यानी कुछ डिविडेंड भी मिलेगा, तो दैट डिपेंड्स। लेकिन नॉर्मली ये वाली इक्विटी शेयर्स ज्यादा इशू किए जाते हैं, इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स। तो दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स में? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड जाता है दैट विल ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस मिलती है, उनका कैपिटल पहले पे किया जाता है, लेकिन इक्विटी शेयर्स का कैपिटल बाद में पे किया जाता है। डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्री डिटर्मिन्ड फिक्स रेट पे मिलता है, लेकिन इक्विटी शेयर्स को रेट ऑफ डिविडेंड ईयर आफ्टर ईयर डिपेंड करता है डिविजिबल प्रॉफिट्स कंपनी का क्या है, कितना बच रहा है, उस हिसाब से इनको ओनर्स को आपस में हिस्सा मिलता है, प्रॉफिट्स का हिस्सा। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स अगर क्यूमुलेटिव हैं तो डिविडेंड में नॉट बी पेड इन एनी ईयर, लेकिन वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं और ये एरियर इकट्ठा होता जाएगा जब तक वो पे नहीं होते। लेकिन इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड कभी भी एक्यूमुलेट नहीं होता। जिस साल में कुछ बचा तो इक्विटी शेयर्स को मिलता है, किसी साल में अगर कुछ नहीं बचा तो इक्विटी शेयर्स को कुछ नहीं मिलता। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स में और मे नॉट बी कन्वर्टेबल।
but equity shares are never convertible. Once you have taken equity shares, it will be remained as equity shares. Next, redeemable preference shares are redeemed by the company on the expiry of the stipulated period. वो stipulated period maximum है 20 years का, लेकिन इक्विटी शेयर्स एंटायर लाइफ ऑफ द कंपनी चलते हैं, वो तब तक वापस नहीं होते जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती, यानी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी वो डिपेंड करता है कंपनी के डिसीजन पे, इक्विटी शेयर्स को उन्होंने बॉट बैक करना है कि कैंसिल करना है। और ये डिसीजन रेयर कोई कंपनी लेती है, क्योंकि मार्केट में फिर उसकी रेपुटेशन इफेक्ट हो जाएगी अगर उन्होंने इक्विटी शेयर्स को कैंसिल किया या बॉट बैक किया। इसलिए इक्विटी शेयर्स गो ऑन एंड ऑन विद द कंपनी। देन प्रेफरेंस शेयर्स की वोटिंग राइट्स रिस्ट्रिक्टेड होती है। इन सम केसेस स्पेशल राइट्स होते हैं जहां पे उनके मेन राइट्स इफेक्ट हो रहे हैं, वहां पे उनको हक दिया जाता है वोट का, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को पूरा राइट है वोट करने का, एंड दे एंजॉय दिस वोटिंग राइट्स। एंड नेक्स्ट, अ कंपनी कैन नॉट इशू राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इनको कोई हक नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कि कोई राइट शेयर्स या बोनस शेयर्स दिया जाए, लेकिन ये जो राइट शेयर्स बोनस शेयर्स हैं वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाते हैं। व्हाट आर राइट शेयर्स? वो जब भी नए क्लास ऑफ शेयर्स इशू किए जाते हैं तो वो सबसे पहले इक्विटी शेयर्स को ऑफर किए जाते हैं कि क्या वो ये शेयर्स लेना चाहते हैं। इसीलिए ये शेयर्स राइट शेयर्स कहलाते हैं, क्योंकि इन पे सबसे पहले राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। उसी तरह अगर कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा गया है तो वो एक बोनस की तरह शेयर्स इशू करना चाहते हैं तो वो इक्विटी शेयर्स को ही इशू होते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं होते। A company cannot be formed only with preference shares, लेकिन सबसे मेन पॉइंट, a company can be formed only with equity shares. And last, preference shares may carry a right to receive the premium, but equity shares को कोई प्रीमियम नहीं दिया जाता because they get the right to share the profits of the company. I hope ये टॉपिक क्लियर होगा सबको. What is the difference between preference shares and equity shares? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next is what is stock. We have already discussed. Whenever the shares are fully paid up, consolidated यानी इकट्ठा fully paid up, और उसको कंपनी अगर अपनी बुक्स में दिखाना चाहती है तो वो स्टॉक की तरह दिखाएगी। लेट्स सपोज टोटल उन्होंने 5 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू करे हैं, 5 लाख में से 1 लाख जो क्लास ऑफ शेयर्स हैं वो फुली पेड अप हो चुके हैं, तो वो अलग से 1 लाख को स्टॉक रेफर कर सकते हैं और 5 - 1 4 लाख को वो शेयर रेफर कर सकते हैं। इसीलिए ये वर्ड आया, स्टॉक इज द एग्रीगेट ऑफ फुली पेड अप शेयर कंसोलिडेटेड एंड डिवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंट होल्डिंग इनटू डिफरेंट पार्ट्स। The shares can be converted into stock if it is permitted by the AOA of the company and the resolution is passed in the general meeting. The holder of the stock may transfer the stock in the same manner as the shares are transferred. तो कोई restriction नहीं है, अगर मेरे सारे shares fully paid up हैं, stock बन चुके हैं, तो वो मैं किसी के नाम पे भी transfer कर सकती हूँ। But now what is the difference between the shares and the stock? एक शेयर की हमेशा फिक्स नॉमिनल वैल्यू होती है, क्योंकि शेयर मींस वो भी फुली पेड अप नहीं है, तो हमें रेफर करना पड़ेगा ये 10 रुपीज वाला शेयर है कि 20 रुपीज का शेयर है। लेकिन स्टॉक डज नॉट हैव द नॉमिनल वैल्यू, क्योंकि उसको हम अमाउंट से दिखाते हैं। जैसे 1 लाख के शेयर्स फुली पेड अप है इनटू 10 के हिसाब से, तो सीधा कंपनी लिखेगी स्टॉक इज इक्वल टू 10 लाख, तो उनको नॉमिनल वैल्यू दिखाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, पेड अप वैल्यू, स्टॉक इज ऑलवेज फुली पेड अप लेकिन शेयर्स में नॉट बी फुली पेड अप। Then third is transferability. Stock can be transferable in small fractions, लेकिन शेयर स्मॉल फ्रैक्शंस में नहीं ट्रांसफर हो सकते, क्योंकि स्टॉक फुली पेड अप है, उसका कोई भी हिस्सा ट्रांसफर मैं कर सकती हूँ। जैसे मान लो पूरे 1 लाख का, मान लो मैंने 1/4 हिस्सा मैंने अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, हाफ हिस्सा मैंने अपनी बेटी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, तो ये ट्रांसफरेबल है स्मॉल फ्रैक्शंस में। लेकिन शेयर सिर्फ राउंड नंबर्स में ट्रांसफर हो सकते हैं, क्योंकि शेयर्स में और मे नॉट बी फुली पेड अप। स्टॉक डू नॉट हैव एनी डिस्टिंक्ट नंबर, लेकिन शेयर्स का एक नंबर होता है, एक रेफरेंस नंबर कंपनी को देखने के लिए, क्योंकि कोई शेयर किसी के नाम पे है, कोई शेयर किसी के नाम पे है, तो वो कैसे पहचानेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स टोटल उन्होंने 5 लाख इशू करे हैं, तो उस 5 लाख में से 10,000 मोहित के नाम पे हैं, 25,000
सोनिया के नाम पे है, तो ये रेफरेंस नंबर्स जो डिस्टिंक्ट नंबर्स होते हैं उनसे ये पहचाने जाते हैं। नेक्स्ट, शेयर्स कैन बी इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक, लेकिन स्टॉक डायरेक्टली इशू नहीं हो सकते, क्योंकि स्टॉक तो तभी बनेगा जब फुली पेड अप शेयर्स होंगे, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्टॉक में। देन स्टॉक में बी ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, यानी एक प्रेफरेंस शेयर्स 10 रुपए के थे, दूसरे प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी ने फिर इश्यू करे, वो 20 रुपए वाले थे, तो फुली पेड अप हो गए, तो इकट्ठी अमाउंट में लिख सकती हूँ। लेट्स सपोज 5 लाख 10 रुपए के हिसाब से थे, ये 50 लाख इकट्ठा करा कंपनी ने, 1 लाख शेयर्स जो थे वो 20 रुपए के हिसाब से थे, तो इससे 20 लाख इकट्ठा करा, तो 50 लाख प्लस 20 लाख, मैंने टोटल लिख दिया स्टॉक 70 लाख अपनी बुक्स में। लेकिन ये डिफरेंट डिनोमिनेशन के हैं, इसमें कुछ शेयर्स 10 रुपए वाले भी हैं और कुछ शेयर्स 20 रुपए वाले भी हैं, लेकिन शेयर्स इक्वल डिनोमिनेशन के ही होंगे, 10 वाले ही कहलाएंगे और 20 वाले ही कहलाएंगे, और उनको हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा जब हमने शेयर्स लिखने हैं। ₹10 प्रेफरेंस शेयर्स, ₹20 प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप ये डिफरेंस क्लियर है सबको। यस मैम। यस मैम। Okay. Now next is sweat equity shares. Section 2, subsection 88 says, what is sweat equity shares? That is issued by the company to its employees or directors at discount for consideration other than cash, for their know-how, for their intellectual property rights. यानी ऐसे एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स जिसमें कुछ क्वालिटी है, कुछ ऐसा काम उन्होंने किया है जो कि बहुत वैल्यूएबल है कंपनी के लिए, तो उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या नो हाउ कहते हैं। तो उनको जब शेयर्स एट अ डिस्काउंट, मार्केट से कम रेट पे दिए जाते हैं, उसको हम स्वेट इक्विटी शेयर्स कहते हैं। यानी दीज शेयर्स आर फॉर द रिवॉर्ड ऑफ द स्वेट दे हैव बर्न्ड फॉर द कंपनी। So sweat equity share is the new instrument which is issued as a reward to reward the directors and the employees who have contributed towards the intellectual property right to the company. यानी उन्होंने कंपनी के नो हाउ में, प्रॉपर्टी राइट्स में, कंपनी की डेवलपमेंट में एनहांसमेंट की है, कंट्रीब्यूट किया है। सो कुछ टेक्निकल नो हाउ में करा है, या कोई स्ट्रैटेजी ऐसी बताई है, या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जिसके कारण कंपनी की बहुत वैल्यू ऐड हुई है, कुछ भी किया इन डायरेक्टर्स ने या एम्प्लॉइज ने, तो कोई कंपनी इन डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज को स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। A subsidiary of a company which is incorporated outside India is also allowed to issue sweat equity shares. ये एक परमिशन है कंपनीज एक्ट के अंडर कि एक होल्डिंग कंपनी, एक सब्सिडरी कंपनी, चाहे वो आउटसाइड इंडिया क्यों ना इनकॉर्पोरेट हुई है, वो भी अपने एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स को स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। लेकिन ये लॉक्ड रहेंगे, नॉन ट्रांसफरेबल रहते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। उनको कंपल्सरी 3 साल तक अपने पास रखने होंगे, तभी उसके बाद वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सेक्शन 54 says that a company may issue sweat equity shares of a class of shares already issued, लेकिन इस कंडीशन पे, फर्स्ट, the issue of sweat equity share is authorized by a resolution, पास करना पड़ेगा कंपनी को, जनरल मीटिंग में बताना पड़ेगा कि वो sweat equity shares इशू करने जा रहे हैं, और इस रेजोल्यूशन में नंबर भी स्पेसिफाई करेंगे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स वो इशू करेंगे, उसका मार्केट प्राइस क्या होगा, कौन से डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज को, और वो क्यों इशू कर रहे हैं। Third, not less than 1 year has at the date of issue elapsed since the date on which the company was entitled to commence the business. इस लाइन का मतलब कि कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट किए 1 साल हो गया है, 1 साल इलैप्स हो गया है, खत्म हो गया, उसके बाद ही वो डिसीजन ले सकते हैं। ऐसे थोड़ा कंपनी आज बनी है, अगले महीने उन्होंने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, 1 महीने में थोड़ा ना पता लग जाता है कंपनी को कि कौन सा डायरेक्टर या कौन सा एम्प्लॉय उनका बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसलिए कम से कम उनको 1 साल वॉच करना पड़ेगा। जैसे ही कंपनी का बिजनेस कमेंस होता है, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं कि नहीं। एंड लास्ट, the sweat equity shares of the company whose equity shares are listed in the stock exchange are allowed to issue sweat equity shares. लेकिन अगर जो कंपनी की इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है और वो इशू करना चाहती है स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो उनको स्पेशल गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, जो गाइडलाइंस सेबी ने प्रिस्क्राइब करी है। ना क्वेश्चन ये राइज होता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स कितनी अमाउंट का इशू हो सकते हैं।
The company cannot issue sweat equity shares for more than 15% of their existing paid up capital. ऐसे तो वो सारे अपने शेयर्स ही बांट देंगे अपने डायरेक्टर्स को, अपने एम्प्लॉइज को, उनको ही खुश करने के लिए। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि उनका पेड अप कैपिटल का सिर्फ 15% और शेयर ऑफ द इशू वैल्यू ऑफ 5 crores whichever is higher। अगर कंपनी बहुत लार्ज स्केल पे काम कर रही है तो 5 करोड़ से ज्यादा के स्वेट इक्विटी शेयर्स नहीं हो सकते, या फिर 15% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल whichever is higher। और टोटल इक्विटी शेयर्स कंपनी के 25% से ज्यादा नहीं होने चाहिए एनी टाइम। एक टाइम पे वो इससे ज्यादा के इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकते। पहले तो उन्होंने कितने के कैलकुलेट करने हैं अमाउंट, वो है 15% या 5 करोड़ whichever is higher, और एक टाइम पे टोटल सिर्फ 25% अमाउंट के वो दे सकते हैं। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तभी वो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am.